हेलो माय ऑल फ्यूचर डॉक्टर्स, हाउ आर यू? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं पम्मी ओझा। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं मियोसिस से। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि माइटोसिस पढ़ा चुके हैं। यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अब आप लोग प्लीज एनसीईआरटी पे फोकस करिए, कंप्लीट आप इसको फिनिश करिए, ठीक है? क्योंकि एग्जाम नजदीक है। इधर उधर फालतू के क्वेश्चन पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है? पहले एनसीईआरटी कवर करिए, फिर क्वेश्चन बैंक रिसेंटली 12 साल का, ठीक है? तो चलिए आज मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि मियोसिस क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, मियोसिस का मतलब होता है रिडक्शनल डिवीजन। ये क्या करता है? क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देता है। देखिए मेरे अंदर 46 क्रोमोसोम है, ठीक है? ये कैसे है? मेरी मम्मी के पास भी 46 क्रोमोसोम है, मेरे पापा के पास भी 46 क्रोमोसोम है, तो मेरे में भी 46 ही क्यों है? मेरे में क्यों नहीं 2 टाइम्स है? ठीक है, मेरे में भी 92 क्रोमोसोम्स क्यों नहीं है, 46 क्यों है? क्यों, मैं बताती हूँ। मेरे मतलब डैड की जो स्पर्म है, मॉम की जो एग है, वो दोनों के दोनों हैप्लॉइड होते हैं। हमारे पूरे बॉडी में ह्यूमन का जो सेल्स है 2n यानी डिप्लॉइड सेल्स है, यानी कि 46 क्रोमोसोम के बने होते हैं। बट जो हमारा गेमिट होता है, जो कि हैप्लॉइड होता है, जिसमें 23 क्रोमोसोम का होता है बना हुआ, ठीक है? मेल का गेमिट हो गया आपका स्पर्म, फीमेल का गेमिट हो गया ओवम, ठीक है? ये दोनों गेमिट आपस में फ्यूज करते हैं और फिर बनाते हैं जाइगोट, जो कि आपको 2n स्ट्रक्चर होता है, यानी 46 क्रोमोसोम का बना होता है। तो चलिए आज का देखते हैं हम कि कैसे कैसे मियोसिस होता है। सो लेट्स बिगिन इट। प्यारे बच्चों, हम लोग जो ह्यूमन है ना, उनके सारे सेल्स डिप्लॉयड यानी कि 46 क्रोमोसोम से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है? जो हमारा गेमिट्स है वही हैप्लॉइड सेल्स है पूरे बॉडी में, ठीक है? तो मेल का गेमिट्स होता है स्पर्म और फीमेल का गेमिट होता है एग, ठीक है? ये दोनों के दोनों आपको हैप्लॉइड होंगे। इसका मतलब इसमें 46 के बदले 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, ठीक है? 2n का मतलब होता है डिप्लॉयड और इसमें 46 क्रोमोसोम होगा, और n का मतलब होता है हैप्लॉइड, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम होगा। तो क्या होता है, मान लीजिए मेल है तो इसके पास ये है टेस्टिस, इसमें बनेगा स्पर्म जो कि मेल गेमिट होता है और ये हैप्लॉइड होगा। ये मान लो फीमेल है तो ये होगा ओवरी में बनेगा एग, ये हैप्लॉइड होगा, ये फीमेल गेमिट होगा, ठीक है? यहाँ तक आप समझ गए। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, जैसे कि ओगोनियम है फीमेल में, मान लो ये फीमेल है, ओगोनियम क्या होता है? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, ठीक है? इसमें होगा माइटोसिस और माइटोसिस होकर के बना देगा प्राइमरी oocyte, ठीक है? oocyte। तो ये इसमें माइटोसिस हुआ है ना, तो ये भी 2n ही होगा, यानी डिप्लॉयड ही होगा। अब इसमें होगा मियोसिस, अब इसमें मियोसिस होगा तो बनेगा एग, और ये एग जो अब मियोसिस होने के बाद बना है ये हैप्लॉइड होगा, ठीक है? ऐसे ही होता है मेल में भी, होता है स्पर्मेटोसाइट सेल्स। टेस्टिस में स्पर्मेटोसाइट होते हैं 2n यानी कि डिप्लॉयड, इनमें होगा माइटोसिस। तो आपको पढ़ा चुके हैं माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है, तो 2n ही स्ट्रक्चर बनेगा, तो यहाँ बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है? और ये 2n यानी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर ही है। फिर इसमें होगा मियोसिस, ठीक है? और फिर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा स्पर्म, और चूंकि मियोसिस हुआ है तो ये हो जाएगा हैप्लॉइड, यानी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएगा इसके पास, ठीक है? यहाँ तक समझ गए कि मियोसिस से क्या होता है, सेल जो है उनकी क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाती है, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, ठीक है? अब देखिए, मान लीजिए ये है आपका गेमिट, ये है फीमेल गेमिट, एग, ये है स्पर्म, ठीक है? ये होगा हैप्लॉइड, ये भी होगा हैप्लॉइड, n यानी 23 क्रोमोसोम्स होंगे, दोनों आपस में फ्यूज़ करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, ये बनेगा जाइगोट, ठीक है? और ये जाइगोट क्या होगा? जाइगोट होगा आपको 2n यानी डिप्लॉयड सेल्स होंगे, ठीक है? और ये आगे जाकर के कंप्लीट ह्यूमन बॉडी बना देंगे, ओके? मेरे प्यारे बच्चों देखो, तो जो मैं वीडियो बनाती हूँ वो आपको पहले भी बताई थी कि क्लिप वाइज बनाती हूँ, क्योंकि क्या होता है पेड क्लासेस की जो डाउट क्लास है ना, मैं उस टाइम में ये वीडियो बनाती हूँ, तो बीच में बच्चे जो है वो डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है? तो क्या होता है, इसलिए मैं क्लिप वाइज बना के रखती हूँ, जिस दिन अपलोड करना होता है उस दिन ऐड करके डाल देती हूँ। तो चलो आज का फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल, ठीक है? सेल साइकिल
जैसे हमने आपको पहले पढ़ाया था कि माइटोसिस में भी जो सेल साइकिल था, जो इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें क्या होता था, सेल साइकिल का 2 फेज था। एक था आपको इंटरफेज और दूसरा था एम फेज यानी माइटोसिस फेज। सेम ऐसे यहाँ पर भी जो गैमेटोजेनेसिस होता है, जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है, उसका जो सेल साइकिल चलता है वो ऐसा ही है। एक होगा आपको इंटरफेज, जैसे कि प्रिपरेटरी फेज भी इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेल अपने आप को डिवाइड करने से पहले खुद को तैयार करता है डिवीजन करने के लिए। जैसे आप लोग नीट का एग्जाम देने के पहले 2 साल 11th-12th लगातार एकदम बहुत मेहनत करते हो नीट क्वालिफाई करने के लिए, वैसे ही ये इंटरफेज स्टेट है। ठीक है, प्रिपरेटरी फेज इसको बोलते हैं। दूसरा है एम फेज यानी कि आपको मियोसिस फेज। ठीक है, इसमें एक्चुअल डिवीजन होता है सेल का। ठीक है, ओके। अब देखिए होता क्या है, मियोसिस में एक सेल है। ठीक है, देखिए कैसे होता है मियोसिस। एक्चुअली मियोसिस 2 बार होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। ठीक है, और जो एक सेल है उससे 4 सेल फाइनली मिलते हैं हमको। ठीक है, मान लीजिए कि ये है पेरेंट सेल 2n है। ठीक है, अब क्या होगा कि सबसे पहले इसमें मियोसिस 1 होगा। मियोसिस 1 होगा तो क्या होगा, पहले मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, यानी डिप्लॉयड है तो ये क्या हो जाएगा, हैप्लॉयड हो जाएगा। और मियोसिस 1 होने के बाद एक सेल से 2 सेल बनता है। 2 सेल बना, यहाँ पे 2n है तो यहाँ पे इन दोनों को n हो जाएगा क्रोमोसोम, यानी यहाँ 46 क्रोमोसोम है तो इसके पास 23 और इसके पास 23 हो जाएगा। ठीक है, एक पेरेंट्स हैं और ये 2 डॉटर बनी। ठीक है, इसको पेरेंट सेल कहते हैं, ये हो गया डॉटर सेल। ठीक है, ये मियोसिस 1 का प्रोडक्ट है। और यहाँ पे 2 सेल बना तो पता है आपको, एक बार न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, फिर आपको साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, यानी साइटोकाइनेसिस एक बार यहाँ हुआ। ठीक है, अब ये जो दोनों डॉटर सेल्स बने हैं इसमें फिर मियोसिस 2 होगा और एक जो डॉटर सेल्स है फिर बना देगा 2 डॉटर सेल्स। अब ये पेरेंट सेल हो जाएंगे और 2 डॉटर सेल्स बनाएंगे। ये जो है ये जो थे n थे, ये भी n हो जाएंगे और ये भी n हो जाएंगे। अब ये n क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पे मियोसिस 2 होता है। मियोसिस 2 जो होता है माइटोसिस के तरह ही होता है, इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो सेम ही होता है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम हो जाएगा, ऐसा ही 2 सेल और बनेंगे n और n। यहाँ पे एक बार और साइटोकाइनेसिस होगा। ठीक है, और ये मियोसिस 2। आप लोग को कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए टोटल 4 सेल बन गए, यानी कि मियोसिस के दौरान कितने सेल बनेंगे, 4 सेल बनेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए इंटरफेज की बात करते हैं। जैसे हमने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि इंटरफेज जो होता है वो आपको 3 फेज में, G1 फेज, S फेज और G2 फेज में होता है। ये सेम एज माइटोसिस के इंटरफेज के तरह ही मियोसिस का भी इंटरफेज होता है। ठीक है, सेम होता है। इसमें भी क्या होगा, मान लीजिए कि ये सेल है, ये साइकिल है। ठीक है, इसमें क्या होगा, 2 फेज में बटा हुआ है। ये पूरा हो जाएगा आपको इंटरफेज, जिससे पहले वाले में था, और ये हो जाएगा मियोसिस फेज। ठीक है, अब इस इंटरफेज में यहाँ पर भी G1 गैप 1 फेज, S फेज यानी सिंथेसिस फेज और G2 फेज यानी गैप 2 फेज होगा। ठीक है, सेम वैसे ही है जैसे पिछला में था। अंतर क्या है, यहाँ पे मियोसिस फेज है और पिछले वाले में आपको क्या था, माइटोटिक फेज था। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है। सबसे पहले आपको बता दें कि जो सेल होते हैं ना G1 फेज में, उनका जो क्रोमोसोम होता है, ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं ऐसे पड़े होते हैं, यानी कि ये रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम नहीं होते हैं, कुछ इस तरीके के होते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं बारी बारी से कि G1 में क्या होता है। G1 में क्या होता है फेज में मेरे प्यारे बच्चों, माइटोसिस की तरह प्रोटीन बनेगा या वैसा प्रोटीन बनते हैं जो नेक्स्ट फेज S फेज में DNA के रेप्लिकेशन के दौरान बहुत ही ज़रूरी पड़ते हैं, इसलिए वो G1 फेज में बन जाते हैं। और रेप्लिकेशन ऑफ सेल्स ऑर्गेनेल यूज हो जाती है, बहुत सारे जो सेल के ऑर्गेनेल्स हैं यहाँ पे रेप्लिकेट कर जाते हैं। ठीक है, क्यों रेप्लिकेट करते हैं, क्योंकि सेल को मान लो कि ये एक सेल है, इसको 2 सेल बनाना है। ठीक है, इसके पास मान लो एक माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसको बंटवारा करना है, इन दोनों सेल को देना है। तो एक माइटोकॉन्ड्रिया का तोड़ के हाफ तो नहीं देगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, कॉपी बना लेगा, एक और बना लेगा। तो यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रिया दे देगा, यहाँ पे एक इसको माइटोकॉन्ड्रिया दे देगा सेल को। ठीक है, तो इस तरीके का जो होता है आपको सेल ऑर्गेनेल जो है वो यहाँ पे G1 फेज में रेप्लिकेट कर लेता है। ठीक है, समझ गए। आप देखिए
इस फेज में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इस फेज में क्या होता है कि अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो डबल हो जाता है। क्योंकि 1 मिनट कलर चेंज हो गया है। इस फेज में क्या होता है, इस फेज में क्या होता है कि सेल के अंदर जो डीएनए पड़ा होता है न्यूक्लियस में, उसका जो अमाउंट है डबल हो जाता है। जैसे कि 2C था, C मतलब कंटेंट, ठीक है, डीएनए का कंटेंट, वो 4C हो जाएगा। इसका मतलब कि मान लो 2 ग्राम था पहले डीएनए, वो अब 4 ग्राम हो जाएगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा, अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब आपको समझाती हूँ कैसे। ये स्ट्रक्चर आप देखिए, मान लीजिए कि ये सेल है, ठीक है, ये इस फेज में गया। इस फेज में क्या, जीवन फेज में क्या किया हुआ देखिए, प्रोटीन का सिंथेसिस हो गया, रेप्लिकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेली हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब ये सेल एस फेज में जाएगा। एस फेज में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इस सेल के अंदर ऐसे क्रोमोसोम पड़े होंगे, ठीक है, ऐसे क्रोमोसोम पड़े होंगे। ओके, अब ये क्या करेगा, अपना कॉपी कर लेगा, नंबर नहीं बढ़ाएगा, अमाउंट बढ़ाएगा। करेगा क्या, जैसे सेल के अंदर ये वाला, ये मतलब क्रोमोसोम है, इसके अंदर ये वाला डीएनए पड़ा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर भी डीएनए पड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या करेगा कि ये जो है सेम डीएनए वाला यहाँ पे बना लेगा एक दूसरा आर्म्स, ठीक है, ये कॉपी कर लिया अपना सेम डीएनए उसमें भी रहेगा और कॉपी कर लिया, ये बन गया आपको। ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 ही है, पहले भी 2 था, अभी भी 2 था, क्योंकि इनके पास सेंट्रोमियर 2 है, ठीक है। जितने नंबर ऑफ सेंट्रोमियर होते हैं ना, उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये भी जो क्रोमोसोम है 2 ही है, क्योंकि इसके पास भी सेंट्रोमियर 2 है और ये भी क्रोमोसोम 2 ही है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, कंटेंट 2 गुना हो गया है। यहाँ पे जो एक आर्म्स था वो 2 बना लिया, ठीक है। चूंकि इन दोनों आर्म्स जो आपको दिख रहे हैं, इनमें सेम ही जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, इसलिए इनको सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं दोनों को। एक सिंगल को हम कहते हैं क्रोमैटिड, और ये दोनों चूंकि सेम डीएनए होता है इसलिए इनको कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। लेकिन ये दोनों क्रोमोसोम जो आपको दिख रहे हैं, क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, क्रोमैटिड नहीं, ये एक सिंगल क्रोमैटिड, ये क्रोमैटिड, ये क्रोमैटिड, ये क्रोमैटिड, टोटल इसमें 4 क्रोमैटिड है, ठीक है। अब क्या हुआ, आपको एक बात बताते हैं, जैसे 1 2 3 4 ये 4 क्रोमैटिड है, तो 1 2 जो हो गया वो सिस्टर क्रोमैटिड हो गया और 3 4 सिस्टर क्रोमैटिड हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो 2 और 3 हैं, ये और ये, ठीक है, ये दोनों ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, क्योंकि सेम मतलब सेम जो क्रोमोसोम है वो जो सेम सेंट्रोमियर से वो कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, क्योंकि इन दोनों का सेंट्रोमियर अलग है, ये अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, इसलिए इनको ऐसा कहते हैं। तो ये होता है आपको एस फेज में कि जो होता है डीएनए का कंटेंट 2 गुना हो जाता है। तो चलो इसको न्यूक्लियस के अंदर बना ले। ये रहा सेल का न्यूक्लियस और ये रहा आपका सेल, ये होता है एस फेज में, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम बात करेंगे इस फेज में एक और होता है काम, एक तो अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है और एक क्या होता है, आपको सेंट्रोसोम का रेप्लिकेशन होता है। सेंट्रोसोम का जीवन फेज में रेप्लिकेशन नहीं होता है, एस फेज में होता है, याद रखिएगा। सेंट्रोसोम रेप्लिकेट्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम बात करेंगे G2 फेज का, ठीक है। देखिए G2 फेज में क्या होगा, G2 फेज में क्या होगा कि प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, वैसा प्रोटीन बनेगा जो नेक्स्ट मियोसिस में ज़रूरत पड़ने वाला है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इन सब का कुछ ऑर्गेनेली जो है बच जाते हैं, उनका लास्ट में G2 फेज में जो है कॉपी हो जाता है, ठीक है, जो बच जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इनका G2 फेज में रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो लिख दें, ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। हमने पढ़ लिया G2 फेज। अब हम बात करेंगे आपको मियोसिस फेज का, ठीक है। कौन सा पॉइंट था ये, 4th पॉइंट। अब हम 5th पॉइंट बात करते हैं।
मियोसिस का। ठीक है, देखिए क्या होता है। जैसे कि अभी तक जो हमारा सेल G1 फेज, S फेज और G2 फेज में मिला है वो हमें कुछ ऐसा मिला है। ये सेल है, ये सेल के अंदर क्रोमोसोम पड़े हैं। ठीक है, ये इनका कॉपी है किया हुआ। दूसरा क्रोमोसोम का ये वाला है, इसका भी एक कॉपी है। चारों का 4 कलर से बना लेती हूँ, 4 डिफरेंट कलर का यूज़ करती हूँ मैं। इसका ये वाला एक आर्म्स है। ठीक है, तो अभी तक हमको ऐसा क्रोमोसोम मिला है किस फेज में? G2 फेज में। ठीक है, अभी इसमें क्या होगा, ये डिप्लॉयड है। अभी तक ये डिप्लॉयड रहता है 2n यानी 46 क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, अब ये सेल जाएगा आपको मियोसिस 1 में। ठीक है, मियोसिस 1 में जाएगा तो मैंने क्या पढ़ाया था, एक सेल जो है 2 सेल में बढ़ जाएगा और ये जो 2 क्रोमोसोम है वो इक्वल भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जैसे 46 है ना तो 23 हो जाएंगे। ठीक है, मान लो इसके अंदर सेल के अंदर 46 है तो 23 हो जाएंगे। ठीक है, मैंने इस स्ट्रक्चर में समझाने के लिए सिर्फ 2 ही बनाई है, 46 तो बना नहीं सकते ना। मान लो 2 है तो एक जा करके 2 सेल में पहले तो 2 सेल बना लो आप। ये मैंने 2 सेल बनाया मियोसिस 1 के बाद। इसके बाद ये 23 क्रोमोसोम होंगे, इसमें 23 क्रोमोसोम होंगे, ये है n हो जाएंगे, ये भी n हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए 2 क्रोमोसोम बनाया है तो इन दोनों को चलो अब हम थोड़ा दोनों को अलग अलग बांट देते हैं। इनमें बराबर 2 में से एक इसको दे दो, इस सेल को दे दो। और ये दूसरा, मैं कलर क्यों बदल रही हूँ आप सोच रहे होंगे, ये ब्लू वाले का मतलब ये पहले का था G1 फेज में क्रोमैटिड या क्रोमोसोम आप बोल सकते हो उस समय, तो एक ही सेंट्रोमियर होता है। जब ये S फेज में गया तो दूसरा बाजू कॉपी कर लिया। ठीक है, इसलिए मैं 2 अलग अलग कलर से बना रही हूँ। ठीक है, अब ये है और ये है, ऐसे बराबर जो है वो क्रोमोसोम बट जाएंगे। अब क्या होगा, इन डॉटर सेल्स में, ये दोनों जो डॉटर सेल्स हैं इनमें क्या होगा, मियोसिस 2 होगा। तो करा देते हैं, इनमें मियोसिस 2 करा दिया मैंने। फिर यहाँ पर भी क्या होगा, 2 सेल बनेंगे। ठीक है, और अब क्या होगा कि इस मियोसिस 2 होने के बाद इस सेल में डॉटर सेल जो होते हैं अब तो ये पेरेंट सेल हो जाएंगे। अभी मियोसिस 2 होने के बाद इनका जो क्रोमोसोम है बीच से फट जाएंगे, सेंट्रोमियर फट जाएंगे और अलग अलग जो है वो क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे। और जब ये क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे तो इनको हम क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, तो देखो पहला वाला क्रोमोसोम फटा तो 2 क्रोमैटिड ब्लू और रेड है तो एक में ब्लू वाला आ जाएगा, दूसरा सेल है उसमें रेड वाला आ जाएगा। अब ये क्रोमोसोम हो गया। ठीक है, अब ये क्रोमैटिड इसको नहीं बोलेंगे। क्यों क्रोमोसोम हो गया, क्योंकि इसके पास अपना सेंट्रोमियर हो गया। एक सेंट्रोमियर है तो एक क्रोमोसोम। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम, फिर ये वाला सेल भी फटेगा, ये वाला सेल भी बटेगा, इसमें भी मियोसिस 2 होगा। ठीक है, 2 सेल बनाएगा ऐसा, और इसमें भी ये जो क्रोमोसोम थे इनका क्रोमैटिड फट के आ जाएगा और अब ये क्रोमोसोम कहलाएगा इस सेल से। इस तरीके का 4 सेल्स बन जाता है मियोसिस 2 होने के बाद। ठीक है, सारे हैप्लोइड होते हैं, n मतलब इनमें 23 क्रोमोसोम होंगे सब में। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब देखिए, अब आपको एक रफली स्ट्रक्चर बताते हैं। जो सेल होता है कुछ ऐसा होता है G1 फेज में। ठीक है, 46 क्रोमोसोम होते हैं, ऐसे पड़े हुए रहते हैं। S फेज में क्या होगा, ये जो सेल होंगे उनका क्रोमोसोम ऐसा हो जाएगा, कॉपी कर लेगा अपना एक बाजू और कॉपी बना लेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, S फेज के बाद जब इनमें मियोसिस हो जाएगा तो ये एक सेल जो है वो 4 सेल बनेंगे और ये 4 सेल कैसे होंगे, इनमें क्रोमोसोम ऐसा पड़ा होगा। ठीक है, और ये हैप्लोइड होंगे n। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो थोड़ा NCERT देख लेते हैं प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं मियोसिस का। मियोसिस में हमने आपको क्या पढ़ाया कि मियोसिस के दौरान क्या होता है, सेल का जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मियोसिस होता है ना, 2 सीक्वेंशियल साइकिल है इसका, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, 2 फेज हैं। और मेरे प्यारे बच्चों,
जैसे आपको माइटोसिस में पढ़ाई थी ना कि सेल साइकिल के 2 फेज होते हैं, कि इंटरफेज और एक होता है माइटोसिस, वैसे ही यहाँ पर भी होते हैं जिनको हैप्लॉइड जैसे गैमेट में जो होते हैं वो बनते हैं, गैमेटोजेनेसिस जो होता है। तो कैसे होता है इसका जो सेल साइकिल होता है, इसमें भी 2 फेज होते हैं, एक इंटरफेज और एक होता है आपको मियोसिस फेज। इंटरफेज इसका सेम माइटोसिस जैसा होता है, इसके इंटरफेज के एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा जैसे कि आपको माइटोसिस में होता है। मैंने यहाँ आपको पहले ऊपर पढ़ा दिया है, यहाँ एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन सिर्फ यही होगा और कहीं नहीं, ठीक है, एक सिंगल स्टेप में ही। एनसीईआरटी में लाइन है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद एनसीईआरटी में ये भी बोला है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है तो वहाँ पे जो जाइगोट बनता है तो वो फर्टिलाइजेशन जो है 2n यानी डिप्लॉयड स्टेज का सेल बनाता है, और जो मियोसिस होता है तो ये क्रोमोसोम नंबर को हाफ करता है, तो जो सेल बनाता है वो हैप्लॉयड स्टेज का सेल बनाता है, ठीक है। ये सब एनसीईआरटी का लाइन है, आपको ये सब याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा है कि मियोसिस का जो इवेंट है उसका 2 इवेंट है, मियोटिक इवेंट 2 है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 का 4 फेज है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, इनाफेज 1, टेलोफेज 1। मियोसिस 2 में भी आपको पढ़ना है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, इनाफेज 2 और टेलोफेज 2। अब बारी बारी से हम स्टार्ट करते हैं, पहले मियोसिस 1 और उसका मेटाफेज 1, ठीक है। तो मियोसिस 1 स्टार्ट करते हैं, उसका मेटाफेज 1। अब आपको एक बात बताते हैं, प्रोफेज 1 में रिकॉम्बिनेशन होता है। अब रिकॉम्बिनेशन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, देखो जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं तो आपको पता है कि एक स्पर्म मिलने से बनते हैं, ठीक है। अब आप हमको एक बात बताओ, आपको मियोसिस के दौरान मैंने पढ़ाया 4 स्पर्म बने, ठीक है, 4 स्पर्म। यदि इनमें चारों में सेम डीएनए होगा तब तो सेम जैसे बच्चे बनेंगे ना, आपस में भाई बहन तो एक जैसे दिखेंगे, पता ही नहीं चलेगा सीता कौन है, गीता कौन है, एग्जाम में जाके किसी और के बदले कोई और एग्जाम जाकर के देकर चली आएगी, है कि नहीं। तो क्या होता है, इस रिकॉम्बिनेशन के कारण ही हमें वेरिएशन होता है। उसमें क्या होता है कि डिफरेंट जेनेटिक मेकअप हो जाता है, जो सब में डीएनए होता है उसमें थोड़ा थोड़ा का डिफरेंस हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमें वेरिएशन आ जाती है, ठीक है। ये इस रिकॉम्बिनेशन की देन है कि आज हम ऐसे हैं, ठीक है। वेरिएशन है हमारे इसमें मम्मी पापा सॉरी बच्चे भाई बहन सब में, ठीक है, सब में। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या है कि प्रोफेज 1 जो होता है वो लॉन्गर होता है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है प्रोफेज ऑफ माइटोसिस से। माइटोसिस में भी तो आपको पढ़ाई थी, पिछले लेक्चर को आप लोग लगा के देखो उसमें, ठीक है। उसका जो प्रोफेज स्टेज है उससे ये लंबा होता है, बड़ा होगा और आपको मोर कॉम्प्लेक्स होगा। एक्चुअली आपको एक बात बताते हैं, बच्चे इस प्रोफेज 1 के 5 स्टेज हैं, आगे मैं पढ़ाऊंगी, ये रहा 5 स्टेज, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। अब इसको तुम कुछ कैसे भी याद कर लो, हमने यहाँ पे एक कोड बनाया है, लटके हुए जुल्फों पर 2 दीवाने। लटके हुए का एल निकाल लो और लेप्टोटीन बना लो, जुल्फों का जेड निकाल लो और जाइगोटीन बना लो, पर का पी निकाल के पेकाइटीन बना लो, ठीक है, या फिर पम्मी मैन से पी बना लो पेकाइटीन। उसके बाद 2 से डिप्लोटीन बना लो, उसके बाद दीवाने से डी का उठाओ और डाइकाइनेसिस बना लो, याद हो जाएगा। लटके हुए जुल्फों पर 2 दीवाने, ये 5 स्टेज याद हो गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस 5 स्टेज के कारण बच्चे इसको इतना कॉम्प्लेक्स समझ लेते हैं कि क्लास जो है वो ये टॉपिक ही छोड़ देते हैं, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको एक बात बताते हैं, देखिए लेप्टोटीन में क्रोमोजोम जो होता है ना, लेप्टो से याद करो लपेटना, ठीक है, क्रोमोजोम को लपेटना है। क्रोमोजोम इस तरह के स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है, पतले पतले धागे की तरह स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है, क्लियर विजिबल भी नहीं होता है। लेकिन लेप्टोटाइन स्टेज में क्या होता है, क्रोमोजोम जो है धीरे धीरे कॉम्पैक्ट होता है, कंडेंस होने लगता है, और कंडेंस होने के कारण क्या होता है कि माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप में वो दिखने लगता है, ठीक है। उसके बाद देखो तो चलो स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं इसका। मान लो कि ये है सेल, ये है इसके अंदर का न्यूक्लियस, ठीक है। अब हम बना लेते हैं एक स्ट्रक्चर। मान लो यहाँ पे ऐसे पड़ा है क्रोमोजोम, ठीक है, मतलब लेप्टोटीन का लपेटा हुआ है, लपेटा रहा है, ठीक है, कंडेंस्ड हो रहा है, और यहाँ पे पड़ा है ऐसे क्रोमोजोम, ठीक है। मैंने एक ही कलर से बनाया, आगे चेंज कर दूंगी, ठीक है। तो ये ऐसे क्रोमोजोम पड़ा है, ये लेप्टोटीन स्टेज का है। अब अगला स्टेज आपको आएगा जाइगोटीन। अब जाइगोटीन में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, देखो जाइगोटीन में क्या होता है, थोड़ा अच्छा स्ट्रक्चर बना देती हूँ। ये है मान लो सेल, ये है सेल की न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्रोमोजोम आपस में साथ आने लगते हैं। तो चलिए क्रोमोजोम का
चारों क्रोमेटिड का कलर, पहले तो एक क्रोमोजोम बना लेती हूँ। ऐसे आपको पता है ना कि अभी यहाँ पे 46 क्रोमोजोम है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये क्रोमोजोम का क्रोमेटिड है जो कि एस फेज में अपना कॉपी कर लिया है, ठीक है। एक क्रोमोजोम हो गया। दूसरा क्रोमोजोम भी बना लेते हैं। ये क्रोमोजोम है दूसरा वाला जो कि एस फेज में अपना एक किस कलर का कॉपी बना दे इसका, ग्रीन तो यूज, ब्लू ले लेती हूँ। अपना एस पेज में एक ऐसा कॉपी बना लिया है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 2 क्रोमोजोम यहाँ उठाए हैं, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, अभी 46 टोटल होते हैं सेल में, ठीक है। अभी ऐसा मैंने 2 एग्जाम्पल से बता रहे हैं आपको, क्योंकि अभी डिप्लॉयड है तो 46 होगा ना, तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको 2 मैं बता रही हूँ। अब क्या होता है, क्रोमोजोम जो होते हैं जाइगोट में अपने आसपास आकर के ऐसे पेयरिंग करने लगते हैं, ठीक है। देखिए आपस में आकर के पेयरिंग करने लगते हैं और बीच में मेरे प्यारे बच्चों कुछ केमिकल का, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है। दोनों के बीच में केमिकल का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है, जो दोनों क्रोमोजोम को होल्ड करके रखता है। तो यहाँ पे हम केमिकल का कॉम्प्लेक्स बना देते हैं जो दोनों को होल्ड करके रखता है। इसमें देखिए फर्स्ट क्रोमेटिड, सेकंड क्रोमेटिड, थर्ड क्रोमेटिड, फोर्थ क्रोमेटिड। क्रोमेटिड तो आपको दिख रहा है 4 है, लेकिन 2 क्रोमोजोम है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के पास ये एक सेंट्रोमियर है, एक सेंट्रोमियर है, और बताई थी आपको कि नंबर ऑफ सेंट्रोमियर इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोजोम। सो ये 2 ही क्रोमोजोम है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसमें क्या है, 2 क्रोमोजोम है, ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं वाई वैलेंट। 2 क्रोमोजोम है तो इसको हम बोल देंगे वाई वैलेंट। और चूंकि 4 क्रोमेटिड है इसलिए इसको हम बोल देंगे टेट्राड, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है। उसके बाद ये होमोलोगस क्रोमोजोम कहलाएंगे, ठीक है। दोनों आपस में जो पेयरिंग कर रही है होमोलोगस क्रोमोजोम कहलाएंगे। और इनका जो पेयरिंग होता है, यहाँ लिखा होगा क्रोमोजोम स्टार्ट पेयरिंग, ठीक है, जिसको कि हम सिनेप्सिस कहते हैं। यहाँ लिख ही देते हैं, आपको भी इजी पड़ेगा। होमोलोगस क्रोमोजोम का पेयरिंग होने लगता है, जिसको क्या कहते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं। ये हो गया जाइगोटिन। थोड़ा पॉइंट देख लेते हैं, मैंने क्या एनसीईआरटी का पॉइंट निकाला है छांट के। क्रोमोजोम हाँ देखिए, क्रोमोजोम स्टार्ट्स पेयरिंग, जाइगोटिन में पेयरिंग होने लगता है, ये आपस में आने लगते हैं नज़दीक नज़दीक दोनों क्रोमोजोम जो यहाँ पे ऐसे पड़े हुए थे, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि पेयर्ड क्रोमोजोम जो होता है वो होमोलोगस होता है। ऑब्वियसली ये दोनों आपस में जो पेयर्ड होंगे वो होमोलोगस होंगे, एक जैसे ही होंगे, ठीक है। उसके बाद सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए मैंने एक बात बताया कि बीच में केमिकल का कुछ कॉम्प्लेक्स होता है जो इन दोनों क्रोमोजोम को पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है। तो वो कॉम्प्लेक्स ये है, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स बीच वाला है इसको कहते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। कोई प्रॉब्लम होप सो आपको यहाँ तक नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर वाई वैलेंट जो है उतना क्लियर विजिबल नहीं होते हैं। ये नेक्स्ट स्टेप यानी पेकाइटिन में ज़्यादा क्लियर विजिबल होंगे, ठीक है। हाँ, और जो ये फर्स्ट सेकंड स्टेज है लेप्टोटीन और जाइगोटीन मेरे प्यारे बच्चों, ये छोटा होता है अगले स्टेज पेकाइटिन से, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। देखिए इसमें क्या मैंने पढ़ाया, ये हो गया पॉइंट कि पेयर्ड क्रोमोजोम हो गया, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स मैंने बना दिया, बाईवैलेंट आपको समझा दिया। देखिए इन पॉइंट्स में यही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, और आपको कहीं प्रॉब्लम है तो बताइए मुझे। अब अगला पॉइंट है हमको पेकाइटिन। तो मैंने क्या पढ़ाया, लेप्टोटीन और जाइगोटीन छोटा होता है, शॉर्टर देन पेकाइटिन, ठीक है। पेकाइटिन भी बोल सकते हैं, पैकेटिन भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर के लिए जगह। हाँ देखिए इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपका सेल, ये है उसके अंदर का न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें क्या होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात आपको बता देंगे कि जो टेट्राड हैं ये आपस में क्लियर विजिबल होने लगते हैं। देखो पहले स्ट्रक्चर ही बना देती हूँ। 4 कलर कौन कौन सा लिया है, रेड, पिंक, ग्रीन एंड ब्लू। चलो पहले इन दोनों क्रोमोजोम का फिगर बना देती हूँ मैं। सबसे पहले रेड, ये हो गया आपका रेड क्रोमेटिड। उसके बाद ये कलर का, उसके बाद देखिए इसमें पैचेज बनने लगेंगे। पेकाइटिन नाम से ही लग रहा है कि इसमें पैच बनेंगे, ठीक है।
अब समझाती हूँ पैच क्या है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब समझ में आएगा। ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम है ऐसे बनाने का है मेरे को, ग्रीन, और ये है ब्लू, ठीक है। देखो अब समझाते हैं। इसमें क्या होगा कि सबसे पहला पॉइंट है आपका कि 4 क्रोमेटिड ऑफ ईच बाइवैलेंट क्रोमोसोम बिकम विजिबल एज टेट्राड। कह रहा है सिंपल वर्ड में कि जो यहाँ पे बाइवैलेंट था या टेट्राड जो भी बोलिए, जो क्लियर विजिबल नहीं था वो पैकाइटिन में साफ साफ दिखने लगता है, ठीक है, विजिबल हो जाता है, ठीक है। इसको आप टेट्राड बोल सकते हैं क्योंकि 4 क्रोमेटिड है, और बाइवैलेंट बोल सकते हैं क्योंकि 2 क्रोमोसोम है, ठीक है। अब आगे का बात करते हैं हम। देखिए रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले देखिए क्रॉसिंग ओवर समझाते हैं आपको। जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना, जैसे ये 2 क्रोमोसोम है, ठीक है, और 2 का देखिए आपस में दो जो क्रोमेटिड है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, आपको समझाई थी, क्या समझाई थी, सिस्टर क्रोमेटिड और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। यहाँ देखिए याद दिला देती हूँ आप लोगों को। हाँ देखिए, ये देखिए ये दोनों क्रोमेटिड एक सिंगल सेंट्रोमियर से जुड़ा है, तो ये हो गया सिस्टर क्रोमेटिड। 1-2 सिस्टर क्रोमेटिड हो गया और 2-3 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हो गया, क्योंकि ये अलग अलग सेंट्रोमियर्स के, मतलब 2 अलग अलग क्रोमोसोम के क्रोमेटिड हैं। तो वही बात मैं यहाँ पे आपको कहना चाह रही हूँ कि 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर पैच बना लेते हैं। देखिए एक दूसरे के ऊपर पैच बना लिए हैं इन लोगों ने, ठीक है। और क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल का एक दूसरे क्रोमेटिड से आदान प्रदान होता है, मतलब एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है बिटवीन 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। अब देखिए पॉइंट क्या कह रहा है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। देखिए ये जहां पे क्या लिखा है, साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। मतलब ये दोनों, एक क्रोमोसोम ये, एक क्रोमोसोम ये, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। क्यों होमोलोगस है, क्योंकि आपस में पेयरिंग किया हुआ है, ठीक है। इनका जो दोनों क्रोमेटिड है अलग अलग, एक इसका क्रोमेटिड ये ग्रीन वाला है, एक इसका क्रोमेटिड पिंक वाला, ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। ये आपस में एक दूसरे के ऊपर पैच बना लेते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं कि जेनेटिक मटेरियल का एक दूसरे में चेंजिंग करते हैं और क्रॉसिंग ओवर कराते हैं। देख लीजिए कैसे होता है। ये क्या करेंगे, जो ग्रीन वाला का पार्ट है वो चलाएगा पिंक में, और ये ग्रीन वाला का पार्ट, ये पिंक वाला का पार्ट ग्रीन वाला में आ जाएगा टूट के, और ग्रीन वाला का जो पार्ट है वो आ जाएगा इस पर्पल वाला में, चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर भी बना देते हैं, स्ट्रक्चर और क्लियर बना दूँ, नहीं रुको बना देती हूँ। कौन कौन सा कलर, रेड, पिंक, रहा क्लियर पिक्चर। इसमें देखिए क्या है, इसमें 2 क्रोमेटिड है, एक क्रोमेटिड है रेड वाला, दूसरा क्रोमेटिड है ये पिंक वाला, ठीक है, पर्पल वाला, तीसरा क्रोमेटिड है ये ग्रीन वाला, और 4th क्रोमेटिड है ये ब्लू वाला, ठीक है। अब देखिए क्रॉसिंग ओवर हो रहा है 2 और 3 जो क्रोमेटिड है उसके बीच में, 2 और 3 सेकंड एंड थर्ड जो क्रोमेटिड है इसके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, और दोनों का क्रोमोसोम जो है वो टूट करके चेंज हो गया। देखिए इस पर्पल वाला, 2 नंबर वाला जो क्रोमोसोम है वो पर्पल कलर का है, तो देखिए ये ग्रीन वाला में यहाँ पे आकर के, ये ग्रीन वाला में आकर टूट करके जुड़ गया है, ठीक है, दोनों ये उसमें। और 3 नंबर वाला जो ग्रीन वाला पार्ट है ये पर्पल वाला में आकर के जुड़ गया है। देखिए ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये पर्पल वाला क्रोमोसोम के क्रोमेटिड में आकर के जुड़ गया है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, पैच बना लिया है और एक्सचेंज कर रहा है एक दूसरे का क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या कहते हैं इसको, हम इसी को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। अभी इसके बीच में ये कॉम्प्लेक्स होता ही है, सिनेप्टोहीमल कॉम्प्लेक्स बीच में रहता ही है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्रॉसिंग ओवर समझ गए। जहाँ क्रॉसिंग ओवर हो रहा है ना, यहाँ पे नोड्यूल जैसा स्ट्रक्चर ये आपको दिख रहा है ना, नोड्यूल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, इसी को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको,
रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जहाँ क्रॉसिंग ओवर होता है वहाँ पे नोड्यूल बन जाता है, जिसको रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्रॉसिंग ओवर जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए जो क्रॉसिंग ओवर होता है ये एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है, मतलब एंजाइम का यूज होता है। वो कौन सा एंजाइम है? रिकॉम्बिनेस एंजाइम है। ठीक है, रिकॉम्बिनेस एंजाइम है। ओके, उसके बाद क्रॉसिंग ओवर के कारण ही रिकॉम्बिनेशन होता है, जिसके कारण हमें वेरिएशन होता है, भाई बहनों में अंतर दिखता है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर होगा, जेनेटिक मटेरियल चेंज होगा तो रिकॉम्बिनेशन होगा और हमें अंतर दिखेगा। ठीक है, अब कह रहा है कि इंड ऑफ पेकाइटीन में क्या होता है कि रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों, और क्या होता है कि क्रोमोजोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ये जो क्रॉसिंग ओवर का जगह है, साइट है, यहाँ पे अभी क्रोमोजोम जो है वो लिंक्ड है, जुड़ा हुआ है आपस में। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेज है आपका डिप्लोटीन। ठीक है, प्रोफेज 1 का 4th स्टेज है आपका डिप्लोटीन। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या होता है। सबसे पहले एक स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाते हैं। ये है सेल, ये है न्यूक्लियस, और इसके अंदर क्रोमोजोम बनानी है मुझे। कौन कौन सा कलर था? 4 डिफरेंट कलर था, ग्रीन, पर्पल, रेड। सबसे पहले था रेड। ठीक है, उसके बाद था पर्पल, उसके बाद था ग्रीन जो कि पैच बनाए हुए था, और लास्ट क्रोमेटिड था ब्लू। बीच में हो गया सेंट्रोमियर। डिप्लोटीन में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि बीच में जो वहाँ पे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था इन दोनों के बीच में, ये गायब हो जाता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, देख रहे हैं, कुछ भी नहीं है, तो डिसोल्यूशन हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ लिखा है डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसके बाद जो होमोलोगस क्रोमोजोम है, मतलब ये वाला क्रोमोजोम, ये बीच का स्ट्रक्चर रहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो होमोलोगस क्रोमोजोम है, एक ये और एक ये, यहाँ पे 2 क्रोमोजोम है ना, ये होमोलोगस क्रोमोजोम है। अब इनके बीच में क्या होता है, सेपरेट होने लगते हैं आपस में। कहाँ? क्रॉसिंग ओवर के जगह को छोड़ करके। ठीक है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर भी तो करानी है ना। सॉरी, ये मैंने बीच में पेंट ही नहीं किया। ग्रीन वाला पार्ट इसके साथ जुड़ा है और पर्पल वाला पार्ट इनके साथ जुड़ा है, इस क्रोमेटिड के साथ। ठीक है, अब क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोजोम आपस में दूर होंगे, कहाँ? क्रॉसिंग ओवर के साइड को छोड़ करके। और यहाँ पे आप देखिए दोनों साइड एक्स से कुछ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। यहाँ पर भी एक्स जैसा स्ट्रक्चर ऊपर नीचे आपको दिख रहा है। ये एक्स स्ट्रक्चर को काइजमाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइजमाटा बोलते हैं। ठीक है, या कियाजमाटा भी बोलते हैं इसको, कियाजमाटा। ठीक है, उसके बाद जो डिप्लोटीन होता है ना, कुछ वर्टिब्रेट्स का जो oocytes होता है, कुछ वर्टिब्रेट्स के oocytes जो होते हैं, उसमें डिप्लोटीन का जो स्टेज है आपको मंथ से लेकर के मतलब महीने सालों तक चलते हैं। महीना भी हो सकता है, सालों भी हो सकते हैं, इतना लंबा होता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा इसमें? पहला कि क्या इसमें डिसॉल्व हो जाता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, और दूसरा कियाजमाटा बनता है। ठीक है, एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और एक ये पॉइंट। ठीक है, कियाजमाटा और डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब हम डाइकाइनेसिस की बात करते हैं। देखो इसका भी स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। सेल, न्यूक्लियस,
देखिए इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि जो कियाज़माटा है एक सेप स्ट्रक्चर, उसका टर्मिनलाइजेशन हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है वो। देखिए इस स्ट्रक्चर में एक सेप जो स्ट्रक्चर था वो अब नहीं है, ठीक है, वो ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ऑर्गेनेलिस इसमें डिसअपियर होने लगती है, जैसे कि न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये मैंने जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऊपर बना रखी है, इसको हम क्या करेंगे, डिसअपियर का स्ट्रक्चर बना देंगे। तो डिसअपियर का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, देखिए ये धीरे धीरे टूटने लगेगा, ऐसे ऐसे डिसअपियर होने लगेगा, ठीक है। और न्यूक्लियोलस जो है वो गायब हो जाएगा इसमें से, ठीक है। तो देख लेते ऊपर का पॉइंट क्या है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज़माटा, कियाज़माटा खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद जो एक लाइक स्ट्रक्चर था वो अब ओपन हो गया, जैसे चेन जैसे खुलता है ना वैसे खुल गया, ठीक है, मतलब कियाज़माटा खत्म हो गया, टू द पॉइंट इतना समझिए। क्रोमोजोम फुल्ली कॉन्डेंस्ड, यहाँ पे क्रोमोजोम जो है फुल्ली कॉन्डेंस्ड हो जाता है, ठीक है। एस्टर्स का फॉर्मेशन होने लगता है। तो देखिए यहाँ पे एस्टर समझ रहे हैं ना, सेंट्रोसोम के ऊपर माइक्रोट्यूब्यूल रे लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, और इसके ऊपर कुछ ऐसे रे लाइक स्ट्रक्चर, इसको एस्टर कहते हैं, ठीक है। एस्टर का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियोलस और डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेक हो जाता है, और इसके बाद अब मेटाफेज स्टेज में आपका सेल चला जाता है, ठीक है। तो पढ़ते हैं आप मेटाफेज 1 स्टेज है। मेटाफेज में क्या होता है कि क्रोमोजोम सेंटर पे आकर के, सेल के सेंटर पे आकर के लाई हो जाता है, सो जाता है, जिसको कि इस प्लेट को कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है, जहाँ पे क्रोमोजोम जो है वो लाई करता है सेंटर पे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये जो एस्टर का फॉर्मेशन होता है वहाँ से स्पिंडल फाइबर निकलता है, ठीक है, बहुत सारे स्पिंडल फाइबर निकलता है, और वो क्या करता है, क्रोमोजोम का जो किनेटोकोर है, किनेटोकोर को पिंक बना लेती हूँ, पिंक नहीं दूसरा कलर, चलो ग्रीन बना देती हूँ। ये जो यहाँ पे किनेटोकोर होता है ना, डिस्क शेप स्ट्रक्चर, उससे जा कर के ये अटैच हो जाता है स्पिंडल फाइबर, ठीक है। ब्लैक ब्लैक ब्लैक, हाँ मिल गया, ये आकर के अटैच हो जाएगा किनेटोकोर से, ये मेटाफेज में हो जाता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं एनाफेज 1 का। देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, क्रोमोजोम अलग हो जाते हैं, ये जो दोनों क्रोमोजोम आपको दिख रहे हैं, ठीक है, वो सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ पे क्रोमैटिड नहीं फटता है, ठीक है, यहाँ पे नहीं फटता, यहाँ पे क्या होगा, सेग्रीगेशन हो जाएगा क्रोमोजोम का। तो बना लेते हैं स्ट्रक्चर। देखो ये है सेल आपका, ये रहा सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, क्रोमोजोम भी बना लो, 4 कलर का यूज़ मैंने किया था, ठीक है। ये है रेड कलर, ये मैंने यूज़ किया पर्पल कलर, और ये जो पर्पल कलर वाला क्रोमैटिड है इसमें ग्रीन कलर आया हुआ है क्रॉसिंग ओवर के दौरान, ठीक है। अब ये बना लिया हम, नीचे हमने बनाया, ये है आपको, एक था क्या कलर, ये कलर था, ये था जिसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ था कलर में, और एक था ग्रीन जिसमें क्रॉसिंग ओवर हुआ था, ठीक है। ये क्या है, मेरे पेन का जो नीब है ना वो थोड़ा सही नहीं है, ठीक है, दब जा रहा है, काम प्रॉपर नहीं कर रहा है। एक क्रॉसिंग ओवर हुआ था, और क्रॉसिंग ओवर हुआ था तो इसमें कुछ पार्ट आ गए थे पर्पल वाले, दूसरे वाले क्रोमैटिड के, और इसके साथ एक था जो कि सेपरेट था, ठीक है। ऐसे होगा, क्रोमोजोम्स जो हैं ये दोनों अलग हो गए, देखिए बीच से जो है सेपरेट होने लगे, वो क्या पोल के तरफ खींचने लगते हैं, ठीक है, और इनसे स्पिंडल फाइबर अपने तरफ खींचने लगती है इनको, ठीक है, क्रोमोजोम को। ये एनाफेज का स्टेज है। एनाफेज का खास बात क्या है कि यहाँ पर सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोजोम, क्रोमोजोम अलग होने लगेगा, ठीक है, क्रोमैटिड अभी नहीं फटेगा, ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड साइड बाई साइड हो जाएंगे, टू द पॉइंट क्रोमोजोम अलग होंगे, समझिए, डायरेक्ट, ज़्यादा घिस पिच घौच पौच नहीं करने का है। अब स्टेज है आपका 4th टेलोफेज 1,
देखिए इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि जो क्रोमोसोम है डीकॉन्डेंस्ड होता है, लेकिन कंप्लीट नहीं होता क्योंकि इसको अभी मियोसिस 2 करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेल का स्ट्रक्चर बना कर दिखा दें कि यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ पे आपको बीच से मियोसिस 1 होने के बाद अभी टीलोफेज का स्टेज है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा कि आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेली, ये सब जो है वो आने लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बना देती हूँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दोनों साइड बना देती हूँ। ठीक है, सेल ऑर्गेनेली भी आने लगेंगे, कुछ सेल ऑर्गेनेली बना देती हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो डीकॉन्डेंस्ड होने लगेंगे। किस कलर से बना दूँ? चलो रेड कलर से बना देती हूँ। ठीक है, रेड था और कौन सा था? पर्पल। तो ये है पर्पल। ये ऊपर वाला जो क्रोमोसोम है ना, ये अब डीकॉन्डेंस्ड होने लगा, अपनी लूज करने लगा आइडेंटिटी को। इसमें था आपको एक ये कलर का क्रोमोसोम और दूसरा था ग्रीन कलर का क्रोमोसोम। ठीक है, कंडेंस करता है बट कंप्लीट कंडेंस नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर होने लगते हैं। साइटोकाइनेसिस जो होता है टीलोफेज 1 के बाद होता है। ठीक है, यहाँ से साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा और 2 सेल में बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से साइटोकाइनेसिस होता है टीलोफेज 1 के बाद। ठीक है, टीलोफेज 1 के बाद साइटोकाइनेसिस होगा, उसके बाद आपका जो है 2 सेल बन जाएगा। ठीक है, जिसको डायड ऑफ सेल्स कहते हैं। आगे स्ट्रक्चर देखिए, चलिए बना ही देती हूँ। यहाँ पे एक सेल ये बनेंगे, एक सेल ये बनेंगे। ठीक है, 2 सेल बन गए, इसलिए इनको क्या कहेंगे? या तो इनको डॉटर सेल्स कहेंगे, डॉटर सेल्स, या फिर इनको हम डायड सेल्स कहते हैं। ठीक है, देखिए 2 सेल बन गए हैं। ये है सेल ऑर्गेनेली, ये सेल ऑर्गेनेली रीअपीयर होने लगता है। ठीक है, और आपको न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब आने लगता है। दिख रहा है, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सब यहाँ पे आपको दिख रहा है। और क्रोमोसोम जो है वो कॉन्डेंस मतलब डीकॉन्डेंस होने लगता है बट कंप्लीट नहीं होता है। तो लिख दें यहाँ पे नॉट कंप्लीट डीकॉन्डेंस बट कॉन्डेंस होने लगता है। ठीक है, ये हो जाता है आपको टीलोफेज में। मियोसिस 1 जो है हमने आपको पढ़ा दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं मियोसिस 2 एनसीईआरटी बुक से, क्योंकि टाइम की बहुत शॉर्टेज है और ऑलरेडी हाफ आवर से ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा फास्ट पढ़ाते हैं आपको, क्योंकि अभी आप मेन बेसिक को समझ चुके हैं तो अब कुछ बचा नहीं है। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, कहाँ मैं पढ़ाई थी आपको? टेलोफेज 1। ठीक है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपीयर। क्या होता है टेलोफेज 1 में? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है अंदर वाला, आने लगता है। साइटोकाइनेसिस फॉलो एंड देन कॉल्ड डायड ऑफ सेल। आपको पढ़ा चुके हैं कि बीच से यहाँ से साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और 2 सेल में बट जाता है, जिसको डायड ऑफ सेल्स कहते हैं। ऑल्दो इन मेनी केसेस the chromosome do undergo some dispersion and they do not reach extremely extended state of interphase nucleus, and the stage between 2 meiotic division is called interkinesis and is generally short lived. There is no replication of DNA. Interkinesis followed by prophase 2, much simpler prophase than prophase 1. देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि ये है, मान लीजिए मियोसिस 1, यहाँ पे मैंने लिखा मियोसिस 2। इन दोनों के बीच का एक शॉर्ट लिव्ड फेज है जिसको इंटरकाइनेसिस कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट लिव, बहुत छोटे टर्म के लिए। इसमें क्या होता है, सेल जो है मियोसिस 2 में जब जाता है तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है। मियोसिस 2 में जाने के पहले अपने आप की तैयारी करती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मियोसिस 2 का प्रोफेज 2 स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यही बात कह रहा है। आगे देखते हैं, अब देखिए क्या बोल रहा है।
Prophase 2. Meiosis 2 is initiated after immediately cytokinesis, usually before the chromosome have fully elongated. मतलब कह रहा है कि जैसे ही साइटोकाइनेसिस हो जाता है, 2 सेल बट जाता है, उसके बाद प्रोफेज 2 स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है देखिए, इन कॉन्ट्रास्ट टू मियोसिस 1, मियोसिस 2 रिजेंबल अ नॉर्मल माइटोसिस। कह रहा है कि जो मियोसिस 2 होता है वो माइटोसिस के तरह ही है। ठीक है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटने लगेगा। ठीक है, एंड ऑफ प्रोफेज में। उसके बाद क्रोमोजोम अगेन बिकम कॉम्पैक्ट। सबसे पहली बात आपको माइटोसिस में हमने प्रोफेज में यही पढ़ाया था, क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड लेट प्रोफेज में हमने माइटोसिस में क्या पढ़ा था, लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटने लगता है, वैसे यहाँ पर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटने लगेगा और न्यूक्लियस जो क्रोमोजोम है वो कॉम्पैक्ट होने लगेगा। ठीक है, मतलब ये जो ऐसे इलोंगेटेड क्रोमेटिन के फॉर्म में रहता है धीरे धीरे कंडेंस्ड होने लगता है और इस तरह का क्रोमोजोम का फॉर्म में आने लगता है। ठीक है, उसके बाद मेटाफेज 2 में देखिए क्या कर रहा है, देखिए स्ट्रक्चर भी दिखा ही देते हैं आपको, ये है प्रोफेज 2 का स्ट्रक्चर। ठीक है, 2 की बात कर रहा है। मेटाफेज 2 भी जो माइटोसिस का मेटाफेज था सेम वैसा ही। इसमें क्या होगा, क्रोमोजोम बीच में आकर के लेट जाएंगे और स्पिंडल फाइबर आकर के किनेटोकोर से अटैच हो जाएंगे। ठीक है, यही बात कह रहा है। तो चलिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर में दिखा देते हैं आपको कैसे होता है ये सब। देखिए क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि ये बीच में मेटाफेजिक प्लेट है, यहाँ पर ये क्रोमोजोम आकर के ऐसे लेट जाएंगे। ठीक है, एक दूसरा क्रोमोजोम बना लेती हूँ, यहाँ पर ऐसे क्रोमोजोम आकर के लेट जाएंगे और यहाँ पे होता है सेंट्रोसोम, यहाँ से किनेटोकोर होता है, सेंट्रोमियर के ऊपर एक स्ट्रक्चर जो कि सेंट्रोमियर दोनों क्रोमेटिड को होल्ड करके रखता है, किनेटोकोर उसके ऊपर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। तो ये है सेंट्रोसोम और यहाँ से कुछ ऐसे स्ट्रक्चर निकलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल जिसको स्पिंडल फाइबर कहते हैं और ये स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं कि अटैच हो जाते हैं, इसको कहते हैं स्पिंडल फाइबर। और ये है किनेटोकोर, ये दोनों साइड यहाँ पे आकर के स्पिंडल फाइबर मेटाफेज में आकर के जुड़ जाते हैं। एनाफेज में क्या होता है, इट बिगिन्स विद, इसमें क्या होता है, जो ये बीच से है ना ये क्रोमोजोम फट जाते हैं और फट करके ऐसे 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 ऐसे, फिर कलर तो मैंने बदल ही दिया। ठीक है, रुकिए कलर बदल, रेड है। क्या होगा एनाफेज में, देखिए ये जो रेड वाला क्रोमोजोम है बीच से सेंट्रोमियर से फट जाएगा और फट करके ऐसी स्ट्रक्चर हो जाएगी दोनों साइड। देखिए पूरा भी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ये भी सेंट्रोमियर फट जाएगी और ऐसी बट जाएगी। ठीक है, और क्या होगा, यहाँ पे है आपका सेंट्रोसोम और सेंट्रोसोम से ये निकला है माइक्रोट्यूब्यूल, ये जुड़ा होता है किनेटोकोर से। देखिए क्या हुआ, यहाँ बीच से फट गया, बीच से फट करके जो क्रोमैटिड है वो सेपरेट हो गए और माइक्रोट्यूब्यूल छोटा होने लगा, शॉर्ट होने लगा। देखिए इधर कहीं लिखा शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल होने लगा जो कि किनेटोकोर से अटैच है। और क्या होगा, दोनों अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। देखिए टुवर्ड अपोजिट पोल की तरफ ये जो क्रोमैटिड है वो खींचने लगे। अब ये क्रोमोजोम कहलाएंगे। ठीक है, क्यों क्रोमोजोम कहलाएंगे, क्योंकि एक सेंट्रोमियर यहाँ, एक सेंट्रोमियर यहाँ, एक सेंट्रोमियर यहाँ, एक सेंट्रोमियर यहाँ हो गया। सब क्रोमैटिड का अपना अपना सेंट्रोमियर हो गया, तो अब ये क्रोमोजोम कहलाएगा। ये हो गया एनाफेज 2 का। ठीक है, अब देखिए ये रहा स्ट्रक्चर एनाफेज 2 का। अब देखिए आपको टेलोफेज क्या कह रहा है, टेलोफेज कह रहा है कि मियोसिस एंड विथ टेलोफेज 2 इन विच द 2 ग्रुप्स ऑफ क्रोमोजोम वंस अगेन गेट इनक्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियर इन्वेलप। यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर इन्वेलप आने लगेगा। देखिए इस स्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अंदर में दिख रहा है ना, ये आ जाएगा टेलोफेज स्टेज में। और क्या होगा, साइटोकाइनेसिस फॉलोज बाय रिटर्निंग द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस होगा तो साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा, तो 4 सेल्स बनेंगे। देखिए स्ट्रक्चर दिखाते हैं। अब देखिए, अब यहाँ बीच से ये साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा, बीच से बट जाएगा साइटोप्लाज्म और 1 2 3 4 ये 4 सेल्स बन जाएंगे। 1 2 3 4 इनको हम क्या बोल देंगे मेरे प्यारे बच्चों, इनको 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन जाएगा जिसको टेट्राड बोलते हैं। ठीक है,
यहाँ पे बन जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। आखिर मियोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है? मियोसिस इज द मैकेनिज्म बाय विच कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पेसीज अक्रॉस जनरेशन सेक्सुअली, जितना भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिसमें फ्यूजन ऑफ गेमीट्स होता है, ठीक है, उनमें क्या होता है, क्रोमोसोम के नंबर को मेंटेन करके रखता है। जैसे 46 है तो 46 ही रहेगा, ठीक है। इवन दो द प्रोसेस पर पैराडॉक्सिकली रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ, इट एंड इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएशन इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। वेरिएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। देखिए क्या कर रहा है, का सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ गैमीट में सिग्निफिकेंस है। क्यों? क्योंकि जो सेल्स हैं, आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं कि ऊगोनियम होता है 2n सेल्स, ठीक है, इससे बनता है एग, ठीक है, तो एग होता है n, तो ये कैसे होता है? तो ऊगोनियम से बनता है प्राइमरी oocyte, और प्राइमरी oocyte में ही मियोसिस होकर के एग बनता है, ठीक है। ऐसे ही स्पर्म में भी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होगा तो स्पर्म बनेगा, ठीक है। तो पहला नंबर फॉर्मेशन ऑफ गेमीट में हेल्प करता है। सेकंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। मान लो मम्मी में 46 क्रोमोसोम, पापा में 46 क्रोमोसोम है, तो बच्चे में भी 46 ही क्रोमोसोम होगा, ठीक है। कैसे? क्योंकि इनका गेमीट दोनों का n होता है, फ्यूज़ करके 2n बनाता है जाइगोट, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों की इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन। देखिए क्या होता है, मियोसिस में रिकॉम्बिनेशन होता है, मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, और रिकॉम्बिनेशन के कारण क्या होता है कि वेरिएशन होता है, ठीक है, और जो है फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है, जिससे कि वेरिएशन होता है। तो ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो चीज़ प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करो, मैं NCERT को देख करके ही पढ़ाती हूँ और टाइम को देख करके, ठीक है। नहीं समझ में आया तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। थैंक यू।